कीजिएगा पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट बना कर लिखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। दो तीन दिन के लिए बस ज़रा उनका पॉज ले लीजिए। ये हेरिडिटी 2-4 बच्चों के एग्जाम में आ रहा है, मंडे को है, तो ये करवा रहा हूँ। छोटा सा ही चैप्टर है। सर फिर एलसीडी का क्या होगा? एसिड बेस से क्या होगा? एसिड बेस का भी हो जाएगा, वो भी होगा, चिंता मत करो। एक्चुअल में क्या है ना, ये कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि कुछ ऐसे मौके होते हैं। एक तो दिवाली पर मेला लगता है, एक दशहरे पर, है ना, क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर। तो उसमें जब भी मैं क्लास रख लेता हूँ, आप लोगों की 2 दिन से कलेक्टिव क्लास को ले रहा हूँ, कंबाइंड बैच इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि कितना भी कर ले फिर वो बच्चे आते नहीं हैं, तो वो नीचे डांस वही चल रहा है। हाँ मैं कल गया था, ये दिखाई दिया था मेरे को वेदांत में। The transmission of characters or traits. बहुत छोटा सा छोटा है, फटाफट हो जाएगा, लेकिन समझने वाली चीज़ है इसमें काफ़ी। तो भाई है जीन्स के बारे में बताया, जीन्स का बताया, इसके बाद कैरेक्टर में जीन्स का बताया। स्टार्ट ही कर देना। चलिए नोट करिए। The transmission of characters or traits from the parents to their offspring. हाँ भाई
चलिए जी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स से जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स यानी कि उनकी जो आदतें हैं वो जो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई अगर ये बोलता है कि मेरे को थोड़ा जो आँखें हैं आँखें थोड़ी सी कमज़ोर हैं, ठीक है, कोई बच्चा ये बोलता है कि नहीं किसी बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसके भाई बहन जितने भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पर ये दिखाई देता है कि घर परिवार में सभी की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये कहते हैं कि भाई ये ना हमारे यहाँ पर हेरिडिटरी है कि सभी की हाइट बहुत ज़्यादा है। किसी के यहाँ पर ये होता है कि भाई सभी के ब्राउन कलर के बाल हैं, तो हमारे घर परिवार में सभी के ब्राउन कलर के बाल हैं, तो ये हेरिडिटी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी की मदर को ज़्यादा गुस्सा आता है तो पता चला कि बेटे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी के फादर बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं तो पता चला बेटी भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की है। तो ये पैटर्नल इन्फॉर्मेशन मैटरनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मम्मी और पापा दोनों एकदम शांत स्वभाव के हैं और जो बच्चा है वो एकदम गुस्सैल है, उसको ज़रा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है कि दो अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं जो बॉडी में होते हैं। जो जीन्स होती है, जैसे आपने सुना होगा जो हम जीन्स पहनते भी हैं उसको भी पेयर ऑफ जीन्स कहा जाता है। तो वो जो पेयर ऑफ जीन्स है, ऐसा क्यों है कि उसको पेयर ऑफ जीन्स कहा जाता है? उसके स्पेलिंग अलग है और जो यहाँ पर पढ़ेंगे उसके स्पेलिंग अलग है। वो तो है JEANS और यहाँ पढ़ेंगे GENES। तो ये वही है जैसे कि केमिस्ट्री में आपने देखा कि एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल जो है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को कह देता है कि बेटा तू शांत बैठ, मैं हूँ रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, मैं डोमिनेट करूँगा। इसी तरीके से जो जीन्स होते हैं, जीन्स भी दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक जो है एक कोई इंसान है, उस इंसान के काले रंग के बाल हैं, उसकी मदर के भी बाल जो है वो भी ब्राउन कलर के हैं और जो फादर हैं फादर के भी ब्राउन कलर के बाल हैं। तो भाई तुम्हारे बाल काले कैसे हो गए? ऐसा थोड़ी है कि एग्जैक्ट जो है, ऐसा थोड़ी है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मतलब आप बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं या बिल्कुल अपनी मदर जैसे दिखते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा होता है, ठीक है। तो क्या है इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो जीन्स है, ये वाली जो जीन्स है ये तो वो है जो पहनते हैं, इसको भी पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं। और जो जीन्स हैं ये भी पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि अगर किसी के बाल ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जो बालों वाले जीन्स हैं, जो बालों वाले जीन्स हैं उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक कलर का जीन भी पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर ब्राउन कलर का जीन भी पड़ा हुआ है। चक्कर क्या है कि जो ब्लैक कलर का जो जीन्स है ना वो डोमिनेटिंग जीन है, जिसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं। तो दो जीन्स होते हैं, पेयर में रहते हैं, दो जीन्स होते हैं। एक जीन जो होता है वो होता है डोमिनेटिंग और दूसरा होता है रिसेसिव। रिसेसिव मतलब वो अपना शांत रहता है कि अच्छा चल तुझे डोमिनेट करना है, चल तू खेल, मैं नहीं खेल रहा, मैं रेस्ट करने के लिए पैदा हूँ, मैं रेस्ट करूँगा। तो वो जो जीन्स है वो रेस्ट कर रहा है, समझ गए। तो ऐसा हुआ कि मदर के भी ब्राउन कलर के बाल, फादर के भी ब्राउन कलर के बाल, अब बच्चे के ब्लैक कलर के बाल हैं। वो कैसे हो गया? मदर के ब्राउन कलर के बाल हैं तो मदर की बॉडी के अंदर जो जीन पड़ा हुआ था वो ब्राउन बाल वाला भी था और ब्लैक वाला भी था, लेकिन उनके ब्राउन बाल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ब्राउन कलर का जो जीन है वो डोमिनेटिंग है, इसलिए उनके बाल ब्राउन दिखाई देते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई मदर की। और फिर बात करते हैं फादर की। तो फादर के में उनकी बॉडी में भी ब्राउन कलर का पड़ा हुआ था जीन और ब्लैक कलर का पड़ा हुआ था। तो मदर वाले में भी ब्राउन डोमिनेटिंग जीन है, इसलिए मदर के बाल ब्राउन कलर के हैं। सर का बाल ब्राउन है और दाढ़ी ब्लैक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये कोई क्लोन बनाया जा रहा है क्या? वो कौन सी फिल्म थी वो, रोबोट चिट्टी,
है ना, कि इसके अंदर जो है आंखें रेटिना जो है ये वाला लेंस डालेंगे, इसमें मैग्नेट लगाएंगे इसकी बॉडी में। हाँ, तो ये ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया। अब क्या है कि भाई मदर की जो बॉडी है, मदर की बॉडी में ब्लैक कलर का जीन पड़ा हुआ था, ब्लैक कलर के बाल का जीन पड़ा हुआ था। फादर की बॉडी में भी ब्लैक कलर के बाल का जीन पड़ा हुआ था। दोनों रिसेसिव जीन थे। रिसेसिव मतलब शांत रहने वाले जीन थे। लेकिन उसके बाद जब मदर और फादर की जब ऑफस्प्रिंग पैदा हुई, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसने क्या करा, वो क्या करेगा, वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा अपने मदर फादर से। अब उसने क्या करा, उसने मदर से भी ब्लैक कलर का जीन ले लिया और फादर से भी ब्लैक कलर का जीन ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा है, बच्चे के ब्लैक कलर के बाल हो गए। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ऐसा भी हो सकता था कि वो ब्राउन कलर का जीन यहाँ से ले लेता, ठीक है, और वो ब्लैक कलर का जीन यहाँ से ले लेता, कि फादर से तो ब्लैक जीन्स ले लिए और मदर से ब्राउन जीन्स ले लिए। तो ब्लैक और ब्राउन में फिर ये डिसाइड होगा कि कौन सा डोमिनेटिंग है। बिल्कुल सही, कि कौन सा डोमिनेटिंग है। तो जो जीन इनकी बॉडी में डोमिनेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे की बॉडी में डोमिनेट करे। मम्मी पापा शांत स्वभाव के हैं तो ज़रूरी नहीं है बच्चे को गुस्सा ना आए। हो सकता है बच्चा महा गुस्सैल हो जाए, ठीक है, तो कहा नहीं जा सकता। फिर एकदम से सब ये कह देते हैं कि हम तो बहुत शरीफ हैं, ये पता नहीं कैसे इतना बदमाश है। भाई हो सकता है ग्रैंडफादर बदमाश रहे, तो ग्रैंडफादर जो है, और ये जो जीन्स है, अब सवाल ये उठता है, नहीं ये फैक्ट है, बायोलॉजिकल फैक्ट है। आपको हंसी आ रही है, बायोलॉजिकल फैक्ट है। ये जो जीन्स है, सुनिए, तो ये जो ब्लैक कलर का जीन्स है, मदर के जो बाल थे वो ब्राउन कलर के दिख रहे थे, फादर के भी ब्राउन कलर के दिख रहे थे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक जीन्स हैं, ये इनकी बॉडी में आए कहाँ से, इनके पेरेंट्स से। तो मदर के पास कहाँ से आ गए, नाना नानी से, ठीक है। फादर के पास कहाँ से आ गए, दादा दादी से। तो ये जो जीन्स हैं, ये धीरे धीरे वेरिएशन करते हैं, और हमेशा फादर और जो सन होता है, फादर और सन जो होता है, फादर और सन में एक बार को आपको डिसिमिलैरिटीज दिख सकती हैं। ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन में कभी डिसिमिलैरिटीज नहीं दिखाई देंगी। सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ, ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग जो चीज़ें वेरी कर रही हैं, वो फादर से जो सन में गई, वो सन के पास रिसेसिव जीन की तरह स्टोर कर गई, और सन के पास जो वो रिसेसिव जीन की तरह स्टोर कर गई, वो आगे उनकी ऑफस्प्रिंग में पैदा हो गई। हमें यहाँ पर जनरेशन तो न जाने कितनी है। ये हो सकता है कि ग्रैंडफादर के भी चीज मतलब हमारे में आए, उनके भी हाँ, वो स्टोर होता रहता है। कई बार क्या होता है ना, एक चीज़ जो है वो लगातार स्टोर होती रहती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स जनरली जो है एनिमल्स पर करे जाते हैं। एनिमल्स पर क्यों करे जाते हैं ये बताते हैं। ब्लड ग्रुप में भी होता है। हाँ, ब्लड ग्रुप में भी होता है। ब्लड ग्रुप में भी होता है, बिल्कुल। ब्लड ग्रुप के जीन्स को अलील बोलते हैं, है ना। करेंगे, सुनिए ज़रा, इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। अगर हमको वेरिएशन स्टडी करना है, वेरिएशन ये स्टडी करना है कि मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वेरिएशन क्या हुआ, उतार चढ़ाव, बिल्कुल सही। अरे आ रहा हूँ ना, अभी पहले ये तो कर लेने दो। ब्लड ग्रुप पर भी आऊँगा, डिटेल में समझ में आ जाएगी वो चीज़। बड़ा लॉजिकल है ये चीज़ बड़ी लॉजिकल है, हेरिडिटी, कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन क्या पास ऑन होती है। और पॉजिटिव नेगेटिव बताने का तरीका मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उतना मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है, मदर फादर का अगर ब्लड ग्रुप पता है तो आप अपना ब्लड ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता पाऊँगा मैं, जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव इस तरह से होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता पाएंगे। मदर फादर का ब्लड ग्रुप है तो आपका पता चल जाएगा। अब जरा सुनिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट, हाँ, डीएनए में भी जीन्स होती है। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम से मिलकर बनता है, और क्रोमोसोम जो है वो जीन से मिलकर बनता है। अभी सारा कुछ नोट करवाऊंगा। ऐसा होता है कि जैसे हम अगर वेरिएशन स्टडी करना चाहें, वेरिएशन ऐसी होती है कि एक ज़माना था, उस ज़माने में जब हम एवरेज हाइट की बात करा करते हैं, तो एवरेज हाइट हुआ करती थी बॉयज़ की 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच का अगर कोई बंदा कोई बड़ा रखता है, ठीक है। फीमेल्स की अगर एवरेज हाइट की बात करी जाती थी तो 5 फुट 1 इंच बस हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वेरिएशन होती है, हर जगह वेरिएशन होती है, और क्लाइमेट पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब वेरिएशन हुआ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आई, तो पता चला कि जो बेटा हुआ वो बेटे की हाइट फादर से 1 इंच या 2 इंच ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वेरिएशन हुआ। अब ये जो वेरिएशन है, ये एक इंसान में दिखाई नहीं देगा,
ये उस इंसान का जो पूरा का पूरा जनरेशन ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मैं हुआ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हो गए, तो हमारे जो होने वाले बच्चे हुए वो क्या हुए, वो हमसे 1-1 या 2-2 इंच एक्स्ट्रा पैदा हुए, मतलब लंबे, उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई। तो हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में अगर हम एवरेज हाइट देखें, अगर मेल्स की एवरेज हाइट देखें तो मेल्स की एवरेज हाइट वो 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच नहीं रही, 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच बड़ी नॉर्मल हो गई है। और 6 फुट के बंदे, जब मैं छोटा था तो बहुत कम दिखाई देते थे, आजकल 6 फुट के बंदे भी बहुत दिखाई देते हैं। तो ये वेरिएशन है। हाँ, आपका हाइट क्या है? मेरा 5'9" है, ठीक है। हाँ, मेरा 5'9" है। तो ये ऐसे होता है। तो ये वेरिएशन जो है, इस वेरिएशन को बायोलॉजिस्ट को स्टडी करने के लिए रुकना पड़ेगा काफ़ी लंबा। अरे चुप हो जाओ, उनको रुकना पड़ेगा काफ़ी लंबा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रोथ लेने में 15-16 साल लगा देते हैं। भाई 15-16 साल के बाद तो हाइट नहीं बढ़ती ना, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 15-16 साल लग जाते हैं। थोड़ी ज़्यादा एज पे जाके बढ़ जाती है 20 तक। एक्सेप्शनल केस को छोड़ो ना, तो हम ये कहेंगे 15-16 साल तक मैक्सिमम हाइट बढ़ती है, ठीक। तो आपको 3 जनरेशन स्टडी करने के लिए 15 3 45 ईयर्स तक पता चला जो बायोलॉजिस्ट है वही निपट गया, ठीक है ना। तो इतना लंबा टाइम तक कौन इंतजार करेगा। तो उन्होंने कहा कि लाइफ साइकिल ऐसी चीज़ का उठाया जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म का उठाया जाए जिसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी शॉर्ट हो। तो उन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। और चूहों पर एक्सपेरिमेंट क्या करना शुरू करा कि हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ चूहों की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। उन्होंने कहा कि चूहा जो है 1 दिन या 2 दिन में पैदा हो जाता है और 4-5 दिन में जो है अपनी फुल जो ग्रोथ है उस पर पहुंच भी जाता है, और अगले 4-5 दिन में मर भी जाता है, या 10-12 दिन में मर भी जाता है। मतलब लाइफ साइकिल होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब हमको इनकी जनरेशन स्टडी करनी पड़ेगी तो हम 1 साल के अंदर अंदर शायद हम 15 जनरेशन स्टडी कर लेंगे। अब वो 15 जनरेशन उन्होंने क्या स्टडी करी, एक मेल और एक फीमेल चूहा पकड़ा, उन दोनों की पूँछ काट दी, उन दोनों की पूँछ पकड़ी और काट दी, ठीक है। तो जो छिपकली होती है उसकी जो पूँछ है, वो पूँछ हो गया, पैर हो गया, ये सब रीग्रो कर जाते हैं, ठीक। लेकिन माउस के केस में ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये देखा कि वो जो चूहा और चूहिया थे उनका जो बच्चा पैदा हुआ उसकी पूँछ थी। मैंने कहा यार हमने तो पूँछ काट दी थी, इसकी पूँछ कैसे हुई। फिर उन्होंने क्या करा, वो जो हुआ है ना उसकी भी पूँछ काट दी, ठीक है। और जो साथ में एक्सपेरिमेंट लिए थे उसकी भी पूँछ काट दी। कहते तब तक करते रहेंगे जब तक पूँछ ना कट जाए सबकी, जनरेशन में जब तक पूँछ गायब ना हो जाए तब तक करते रहेंगे। ये दे रखा है बुक में, ये बुक में दे रखा है। थोड़ा सा आपको हंसी आ रही है इसमें, लेकिन बुक में दे रखा है। तो क्या हुआ कि ये उन्होंने, फ़ायदा क्या है उसका, इसका फ़ायदा, अरे ठीक है। अब जरा देखिए, फिर उन्होंने कहा कि 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक भी रुक गए। तो 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक वो ऐसे ही पूँछ काटते रहे। समझ रहे। अब क्या हुआ, वो 2 जनरेशन 3 जनरेशन स्टडी करने के लिए उनको कितना टाइम लगा, महीना भर बस, ठीक है। महीने भर के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आगे किसी भी तरीके का, मैं किसी वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, मैं पूँछ नहीं काटूँगा। तो उन्होंने पूँछ नहीं काटी। और फिर वो क्या देखते हैं कि 3, 4, 5 या 6 जनरेशन के बाद में जो अगली जनरेशन पैदा हुई उसकी पूँछ गायब थी। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से ये डायग्राम भी दे रखा है इसका। अगर चूहा बोल सकता है सही में साइंटिस्ट को सुना रहा था। ये देखो, ये डायग्राम दे रखा है, इधर चूहे बना रखे हैं बहुत सारे, इधर वाले चूहे की पूँछ, इधर वाले चूहे की पूँछ, इनके बच्चों की पूँछ नहीं है। मेल चूहे की पूँछ है, फीमेल चूहे की पूँछ है, बच्चों की पूँछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली इनको पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो क्या हुआ कि यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो गई, यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि अगर कोई इंसान पैदा होता है, अगर कोई इंसान पैदा होता है तो 3, 4, 5, 6 जनरेशन पहले से जो उसके एंसेस्टर्स हैं, जो ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन, वहाँ से भी कोई कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। सर स्नेल में कैसे, मतलब दोनों मेल है तो क्या वो अपने ऑफस्प्रिंग के लिए एक अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं ना स्नेल में? स्नेल का नहीं मालूम मेरे को। ये बायोडाइवर्सिटी इतना बड़ा चैप्टर है कि उसमें सारे एनिमल्स का ध्यान रख पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं तो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती है, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो है अगर दोनों पेरेंट के पास एक कलर हो
तो सर ऑफरिंग का भी बात थोड़ी मैं करवाऊंगा बात करा ये मैं ये रहेगा चलिए जी नोट करिए आगे। ये सर क्लियर का है गोल्डन मार्कर बात करवा माइकल जैक्सन ने न जाने क्या क्या करवाया था, लेकिन उसकी जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुई थी ना वो नाइजीरियन ही पैदा हुई थी। एक्चुअली वो नाइजीरियन था। उसने पता नहीं कितने वो कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह कराकर बहुत गोरा हो गया, अमेरिकन से भी गोरा हो गया, है ना, लेकिन वो नाइजीरियन ही पैदा हुआ। चलिए देखिएगा, नाइजीरियन थे। नोट कीजिएगा द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स the differences in the characteristics or traits among the individuals जो आदतें होती हैं उनको हम कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट भी बोल देते हैं। among the individuals of a species is called variation. Of a species is called variation. The differences in the characteristics or traits among the individuals of a species is called variation. जो characteristics में difference होता है individuals के, for example हम सारे मेल्स की बात करें कि मेल्स का करेक्टराइजेशन अलग कर दीजिए, फीमेल्स का करेक्टराइजेशन अलग कर दीजिए, तो हम सारे मेल्स को एक साथ देखते चले जाएं, सबके चेहरे को ऑब्जर्व करते चले जाएं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया जाता है इसका, जो ये कान का नीचे वाला हिस्सा लोब बोलते हैं, ईयर लोब बोल देते हैं इसको। तो उसमें एक वेरिएशन जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो ये है कि ये जो ईयर लोब है ना, ये ईयर लोब सबका ऐसा होता है, इसको फ्री ईयर लोब बोलते हैं, मतलब इधर से थोड़ा सा हटा हुआ होता है, यहाँ से थोड़ा सा अलग से होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने 100 मेल्स को खड़ा कर रखा है तो हो सकता है उसमें एक या दो मेल्स का जो ईयर लोब है, ये जो कान का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये चिपका हुआ होता है, ये ऐसे चिपका हुआ होता है। तो ये वेरिएशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो मोस्टली आपके सभी के जो ईयर लोब्स हैं वो सारे के सारे फ्री ही हैं, ठीक है, किसी का अटैच्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो नहीं फ्री है, तो सभी के जो ईयर लोब्स हैं वो फ्री ही हैं मैक्सिमम। तो इसमें क्या है कि आप कभी गौर से अगर अपने स्कूल में देखेंगे तो कोई आपका फ्रेंड ऐसा भी होगा जिसका ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे हिलेगा नहीं, ऐसे अटैच्ड रहता है, चिपका हुआ रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक वेरिएशन है, ये एक वेरिएशन है। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये तो मैंने चलिए 100 का सैंपल हमने इकट्ठा कर लिया, अब 100 का नहीं, अब आप करिए 1000 का सैंपल इकट्ठा। 1000 का सैंपल मतलब 1000 लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, दुनिया में कितने बंदों का कान चिपका हुआ है, ये हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए कि जब हम 2 सेकंड अब देखिएगा कि जब हम बात करते हैं फ्री ईयर लोब की और अटैच्ड ईयर लोब की, इसी तरीके से एक दूसरा है कि अगर हम उंगलियों की बात करें तो उंगलियां 5 ही होती हैं, लेकिन अगर हमने 1000 लोगों का सैंपल इकट्ठा करा तो आपको हो सकता है 1 या 2 लोग ऐसे मिल जाएं जिनके हाथ में एक उंगली एक्स्ट्रा हो, ठीक है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो छोटे छोटे वेरिएशन है, छोटे छोटे अंतर हैं, इनको वेरिएशन ही कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा। सर कभी किसी की 4 भी हो सकती है। 4 वाला नहीं है, हो सकता है होता हो सकता है होता हो, लेकिन जो कॉमनली ऑब्जर्व है कि जैसे 6 होती हैं तो किसी की ऐसा भी हो सकता है कि 4 ही उंगलियां होती हैं, है ना। तो बाई बर्थ तो ऐसा नहीं होता, हाँ एक्सीडेंटली हो जाए, दैट इज सर ऐसे मतलब जैसे हाथ में उंगली आ जाती है एक और पैर आ सकता है सर, यहाँ से ऐसा ऐसे अगर आप गूगल पर देखोगे तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली देखने को नहीं। लाखों में चलिए जी नोट करेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशंस इन ह्यूमन बीइंग्स, लिखिएगा
An example of variation in human beings involves our ears. Our ears, full stop. The lowest part of our ear is called earlobe. Is called earlobe. In most of the people, the earlobe is hanging, and it is called free earlobe. EARLOBE. LOBE. In most of the people, the earlobe is hanging, and it is called free earlobe. And it is called free earlobe. सर कैसे ये सॉक्स होता है इस पे ये हाथ भी हो सकते हैं? तो मैंने क्या सबके कान पकड़ पकड़ कर देखे कमाल है यार। टीचर दे हाँ मरोने की आदत नहीं, मैं टीचर था तो कान मरोड़ने की आदत नहीं इसके है। changing देखिए मैं process वो है। ट्राई कर रहे हैं कुछ भी चल रहा है मैं खुद सोच रहा हूँ दिमाग में निकाल रहा In है। some people, देखिएगा, in some people, the earlobe is closely attached to the side of the head. The earlobe is closely attached to the side of the head. Closely attached to the side of the head, and it is called attached earlobe. And it is called attached earlobe. वेरिएशन पर डेफिनेशन आती है, वो भी 1 नंबर की, या फिर आपसे एग्जांपल पूछे जाते हैं तो वो भी 1 नंबर का। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वेरिएशन का, और उससे ज़्यादा का नहीं। तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है। इसके बाद अगला नोट करेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। पर अटैच ये लोग कोई फायदा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं था अटैच ये लोग को नुकसान नहीं, ऐसा कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के इकट्ठे होने को हम बोल देते हैं एक्यूमुलेशन, कि चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो नोट कीजिएगा, the great advantage of variation to a species
the great advantage of variation to a species is that it increases the chances of its survival in a changing environment. In a changing environment. In a changing environment. तो accumulation of variation का मतलब क्या है कि जो changes होते जा रहे हैं, जो body में generation after generation जो changes होते जा रहे हैं, वो accumulate हो जाते हैं. Accumulate हो जाने का मतलब क्या है कि वो इकट्ठे हो जाते हैं. तो इसका जो advantage है सबसे बड़ा वो ये है कि इससे जो survival के chances हैं वो बढ़ते हैं. इससे सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं. तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशंस हैं. अब आप ये देखिएगा कि सर्वाइवल के चांसेस कैसे बढ़ते हैं. सर्वाइवल के चांसेस इस तरीके से बढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि जो कोस्टल रीजन में लोग रहते हैं, कोस्टल रीजन जैसे समंदर के किनारे, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है ना, तो ये जो समंदर के किनारे वाले जो रीजन्स हैं जहाँ पर समंदर है, यहाँ पर तो समंदर नहीं है इस तरफ, तो वो लोग जो हैं उन लोगों की बॉडी में ये चीज़ होता है क्योंकि वो उस जगह पर ही पैदा हुए हैं, उस जगह पर ही पले बढ़े हैं. तो उन लोगों की बॉडी में जो कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों में सबसे बड़ी चीज़ ये पाई जाती है कि उनकी बॉडी में ये होती है खास बात कि वो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त कर पाते हैं. अब अगर ऐसा इंसान किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसको हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगने लगे, या हो सकता है उसकी बॉडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, कोई उसको शिकायत आनी शुरू हो. उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र वाले साइड में वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी यहाँ पे पड़ती है. नहीं तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कोस्टल रीजन में जो गर्मी पड़ती है ना, वो वाली गर्मी, उस गर्मी में उस गर्मी का बहुत फ़र्क है. वो गर्मी जो है वो ह्यूमिडिटी के साथ वाली है, और यहाँ पर जो गर्मी है वो सिर्फ ड्राई वेदर है, वो ड्राई समर्स है. वहाँ की ड्राई नहीं होती समर्स, वहाँ पर चिपचिपापन होता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी जैसे यहाँ पर बरसात है. एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा हो जाना. अब क्या हुआ, अब ऐसे इंसान की नौकरी लग गई किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ठंड बहुत है. ठीक है, अब उसको वहाँ रहने में प्रॉब्लम होने लगी. 1 साल 2 साल 3 साल तक कभी बीमार, जल्दी बीमार पड़ने लगा, डॉक्टर के पास जाने लगा. और जब उसकी ऑफस्प्रिंग पैदा हुई तो बेसिकली उसकी बॉडी में जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है. लेकिन उसकी ऑफस्प्रिंग यानी कि जब उसके जो आगे बच्चे पैदा हुए तो उनको क्या हुआ कि वो क्योंकि पैदा ही एक ठंडे एरिया में हुए हैं, तो अपने फादर से, अपने मदर से उन्होंने ये जीन्स तो ले लिए कि उनको गर्मी बर्दाश्त करने की आदत है. और जिस जगह पर वो पैदा हुए उस एनवायरनमेंट से उन्होंने एक वेरिएशन अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर लिया कि अब हमको ठंडे एरिया से भी प्रॉब्लम नहीं है. हमारी बॉडी क्योंकि यहीं पर पैदा हुई है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से. तो वो जब धीरे धीरे ग्रो अप कर गए तो इसका फ़ायदा उनको क्या मिला कि उनकी बॉडी के अंदर एक वेरिएशन एक्यूमुलेट कर गया, एक वेरिएशन स्टोर कर गया. जो मदर फादर से जीन मिले थे वो ये थे कि गर्मी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वेरिएशन क्या मिला सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, वो ये कि भाई ठंड में भी हमको प्रॉब्लम नहीं है. तो उससे क्या हुआ कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ गए कि अब वो ठंडे एरिया में भी जाएगा प्रॉब्लम नहीं है, अब वो गर्म एरिया में भी जाएगा. तो उसकी बॉडी तो डिज़ाइन ही इस तरह से हुई है क्योंकि मदर फादर के जीन्स वही है. समझ गए मेरी बात. तो ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का बेनिफिट, उसका फ़ायदा ये होता है. इससे कैसा भी हम लोग ने कोविड की वैक्सीन लगाई, जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग हो गए तो उनको एक तरह से कोविड से उतना ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है. कोविड की वैक्सीन में होता क्या है बताओ. कोविड की वैक्सीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपका कोरोना वायरस है कि वो उसको मार दे. एक्चुअली कोरोना वायरस ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है. ये मालूम है कि नहीं? हाँ, तो वो बॉडी के अंदर डाला जाता है. अब होता क्या है कि जैसे पोलियो की ड्रॉप, छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, तो उसमें भी क्या है कि उसमें पोलियो के ही जो जर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर डाल देते हैं. तो वो बॉडी के अंदर इस वजह से डालते हैं ताकि बॉडी धीरे धीरे उसके साथ
हैबिचुअल हो उसके लिए जाए। पावर हो जाए बस। तो वही चीज़ है। सर मैं फैक्सी में से अटैच करूँगा वाला ज़्यादा किया वो एक्टिव हो गए नहीं तो मर गया, वो मरा हुआ फिर वही बात है, वो एक्टिव होता ही है। जो वायरस होता है ना, वायरस अगर नॉर्मली ज़मीन पर पड़ा हुआ है, कहीं पर भी पड़ा हुआ है, तो वो डेड है। तो वो डेड है। उसको क्या चाहिए? उसको एक होस्ट बॉडी चाहिए। और होस्ट बॉडी हमने अपनी बॉडी के अंदर उसको डाल दिया, तो वो अंदर जाते ही उसको हम खाना खा रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा। ठीक, इंसान कोविड से मर क्यों रहा था? वो कोविड से इस वजह से मर रहा था क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर वो बैठ जाता था, सांस के थ्रू जा रहा था, और वो उन्हीं नेताओं के अंदर जा रहा था जो नेता मास्क नहीं लगा रहे थे ना उस दौरान। जो नेता ये कह रहे थे यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नेता मतलब मैं सचमुच के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड में भी बहुत ऐसे लोग थे जो ऐसे घूम रहे थे विदाउट मास्क। वो अब देखने को मिलते नहीं हैं क्योंकि विलुप्त प्रजाति हो चुकी है। तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर बैठ जाता था। और जब कोई भी वायरस है, जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वायरस भी तो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, तो जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो ग्रो करेगा। वो ग्रो कर रहा है कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इतना सा है, अब वो बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया तो भाई सांस ही आनी बंद हो गई, आदमी दम घुट गया, निपट गया। सर कोई वायरस सर मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन पर ही आ रहा हूँ। वैक्सीन में जब डेड वायरस को डाला गया तो डेड वायरस बॉडी के अंदर गया, उसको न्यूट्रिशन मिलने लगा, तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंजेक्ट नहीं करा गया, उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा गया। तो जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा तो वो डेवलप हुआ। लेकिन जो बॉडी में के अंदर जो पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद थी वो लगातार फाइट करते रहे। तो जब भी वैक्सीन किसी ने लगवाई है तो उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक शिवरिंग, बुखार, किसी को सर दर्द है ना, किसी को छींके, ये प्रॉब्लम सबको रही है। ठीक है, तो अच्छा इम्यून सिस्टम होगा तुम्हारा। तो ये चीज़ तो कोई बात है, इम्यून सिस्टम अगर ऐसे सर डेड सेल है उसको अगर बॉडी में मिलाए तो वो वापस जिंदा हो जाता वो है। जिंदा हो जाता है। डेड सेल नहीं, वायरस, सिर्फ वायरस की बात कर रहे हैं। सर वैसे फीवर वगैरह बहुत कम लोगों को हुआ है। तो वो अच्छा इम्यून सिस्टम होगा ना उनका, ये चीज़ है। चलिए जी, आप नोट करें। आगे आगे हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में नोट करिएगा, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। रियल लाइफ में बोल सकते हैं। हाँ, it is a thread-like structure in the nucleus of a cell. In the nucleus of a cell, formed of DNA. सर कितने पेयर होते थे? 23 के 2 पेयर होते थे। It is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the genes. In the nucleus of a cell formed of DNA which carries the genes. Second point है, a gene is a unit of DNA. A gene is a unit of DNA. On a chromosome, a gene is a unit of DNA on a chromosome which governs the synthesis of one protein which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristic
ribosomes a specific characteristic or trait of an organism. Or trait of an organism. Next part लिखेंगे, genes are actually units of heredity. Genes are actually units of heredity which transfer traits from parents to their offsprings. From parents to their offspring. Now, chromosome क्या होता है? It is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the genes. तो हम ये कहते हैं कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ठीक है? तो वो जो थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। अच्छा, और ये डीएनए है, इसकी फुल फॉर्म मालूम ही होगी शायद, है ना? नहीं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? सर एक बार लिख दो सर। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिक्स करते हो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सर पढ़ गया ये आरएनए जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उस न्यूक्लिक एसिड की, और अगर उसमें से आपने ऑक्सीजन निकाल लिया है ना, डीऑक्सीफाई कर दिया उसको, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए करता क्या है? आरएनए बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन करता है। क्या है कि ये दोनों तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिएगा, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड ऑफ डीएनए। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बनता है डीएनए से। हम ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जैसे कोई भी ये कहता है कि बेटा ग्रोइंग एज है, इस ग्रोइंग एज में आप फल, सब्जियां, दालें, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाइए, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है। ग्रोइंग एज है तो आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर जाएगी, नहीं तो माल न्यूट्रिशन की वजह से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है बॉडी में। तो जो हम ये कहते हैं बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन धीरे धीरे सेल्स बनाता है बॉडी के अंदर। तो वो जब सेल्स बनते हैं तो टिश्यूज़ डेवलप होती हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर वही बात हम कर रहे हैं कि इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, और डीएनए से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है? और डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बेसिक कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन्स का, ठीक है? प्रोटीन का जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब हम जैसे बात करते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, अगर उस मैटर को हम तोड़ना शुरू करें, डिवाइड करना शुरू करें, तो हम कहाँ जाकर रुकेंगे? हम लास्ट एटम पर जाकर रुकेंगे। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी प्रोटीन है, किसी भी प्रोटीन को आप तोड़ना शुरू करिए, ठीक? तो अगर उसको तोड़ना शुरू करेंगे तो आप जाकर रुकेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो उसी न्यूक्लिक एसिड से, जो कि डीऑक्सीफाइड है, उससे मिलकर जो है थ्रेड लाइक पतले पतले स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उन पतले पतले स्ट्रक्चर्स पर जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पैटर्नल इन्फॉर्मेशन है, वो उस पर स्टोर होती है, वो उसमें स्टोर होती है, उसी को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। और इन क्रोमोसोम, ये जहाँ पर क्रोमोसोम सारे इकट्ठे हैं उसको हम जीन बोल देते हैं, वो जीन्स,
ठीक तो देखिएगा अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम व्हिच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ अवर प्रोटीन दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो होता ये है अ जीन जो है वो डीएनए की ही एक छोटी यूनिट है, समझ गए? वो डीएनए की ही छोटी यूनिट है और कहाँ पर है? क्रोमोसोम पर। दोबारा बताता हूँ, हम कहते हैं कि कोई भी जो प्रोटीन है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये भी एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्म है। तो उस न्यूक्लिक एसिड के लेयर पर लेयर इकट्ठी होती चली गई तो जाकर एक थ्रेड के जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए, एक जगह स्टोर हो गए, उसको हम बोल देते हैं जीन्स। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे, हाँ, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए का कैसा होता है? देयर आर डीएनए का स्ट्रक्चर, जैसे डीएनए का यही स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ पर बनाया है ना, ये आपको डबल लाइन यहाँ बनाई है, डबल लाइन यहाँ पर बनाई है, सिंगल लाइन बनाई है। तो सिंगल लाइन जब हम बनाते हैं तो दैट इज फॉर क्रोमोसोम के थ्रेड के जैसा है। ठीक है, तो डबल लाइन इधर बनाई दोनों के डबल होता है। दोनों के डबल। अब देखिएगा genes can be of two types. सर तो मतलब क्रोमोसोम की कलेक्शन को जीन कहते हैं। क्रोमोसोम के कलेक्शन को जीन्स बोलते हैं, बिल्कुल सही। डीएनए के बहुत सारे डीएनए का जो कलेक्शन होता है वो क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम्स का जो पूरा का पूरा ग्रुप एक तैयार होता है वो जो है वो जीन्स बनाता है। और ये सारे के सारे स्टोर कहाँ पर होते हैं? तो आप ये सोच लीजिए कि ये सारी चीज़ें कितनी छोटी होती हैं कि ये सेल होता है, सेल वैसे भी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स स्टोर है, जीन के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए से। तो सोचिएगा कि अगर कोई इंसान पूरी तरीके से इंसान मर चुका है और उसकी पूरी तरीके से बॉडी जल चुकी है, उसकी अगर जली हुई बॉडी में से एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी मिल जाए ना, तो उससे भी डीएनए एनालिसिस करके ये बताया जा सकता है कि ये इंसान कौन था। ठीक है, तो इतना मतलब बायोलॉजिकल साइंस जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है। तो आप ये देख लीजिए कि सेल कितना छोटा होता है। सेल का न्यूक्लियस तो और भी छोटा होगा क्योंकि सेल के अंदर है वो, तो और छोटा होगा। उस न्यूक्लियस के अंदर आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। जीन्स हैं, जीन के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए से। और उस डीएनए का जो लैब्स हैं, लैब्स में उस डीएनए का टेस्ट होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, पोस्टमार्टम हाउस होते हैं, वहाँ पर ये टेस्ट होता है। ये डीएनए बिल्कुल अलग होता है, सभी के डीएनए अलग है, सबके हैं। उसमें देखिएगा जीन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नोट कीजिए, सबका सर आएगा सबके आएगा ये वाली genes can be of two types, dominant or recessive. दो तरीके के जीन होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। दो तरीके के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। नोट कीजिएगा, जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सर आवाज भी किसी जीन्स के कंसेप्ट है? आलस कोई जीन्स होता है? आलस जो है वो आलस कैसे पैदा होता है? जैसे हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसके अंदर से हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं, तो वो रेडिएशन जो है वो आपको थकाती हैं। तो मेरे को आलस क्या है? फैक्ट है ना सही है। मतलब मेरी जो अंदाज़े बयां है वो थोड़ा सा हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मानते नहीं हो इस बात को। कभी डिटेल में जब कभी हमारे पास नहीं जी, जब कभी हमारे पास टाइम होगा ना, तब कभी डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। अभी तो 10th स्टैंडर्ड में है ना, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ गए मैं इस चीज़ में।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ, जिसको साइंस लेनी है वो तो 12th में पढ़ ही लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं और सब लोग इसी वजह से कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन को सर के पास रखकर सोना भी नहीं चाहिए। कई होते हैं ना तकिए के नीचे लगा लिया और सो गए, ठीक है। फिर उससे हो सके बताऊंगा मैं डिटेल में, क्या रहूँगा अभी टाइम नहीं। द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। The gene which decides the appearance of an organism, even in the presence of an alternative gene, even in the presence of an even in the presence of an alternative gene, even in the presence of an alternative gene is known as a dominant gene. Is known as a dominant gene. तो ये डोमिनेंट जीन वही है, जैसे मैंने आपको ब्राउन हेयर और ब्लैक हेयर का एग्जांपल बताया था कि अगर किसी के ब्राउन हेयर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक हेयर का जीन्स नहीं है। तो वो जो ब्लैक हेयर का जीन है वो रिसेसिव जीन है, वो शांति से चुपचाप पड़ा हुआ है। हो सकता है उसकी अगली जनरेशन या उसकी अगली जनरेशन या उससे अगली जनरेशन में जाकर वो दिखाई देने लगे या वो डोमिनेंट जीन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। मतलब अपीयरेंस क्या दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर के बाल दिखाई दे रहे हैं तो ब्लैक कलर के बालों का जीन भी हो सकता है बॉडी के अंदर चुपचाप पड़ा हुआ, लेकिन वो बाहर अपीयर नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो जो चीज़ बाहर दिखाई देती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन। रिसेसिव जीन जो है ये नेक्स्ट क्लास में आपको कराता हूँ और शायद छुट्टियाँ सबकी आज तक की होंगी बस, है ना। कल से आपका स्कूल खुलेगा, कल से बैचेस वही स्प्लिट हो रहे हैं 3:30 से 4:30 और 8 से 9, ठीक है। तो अपने अपने टाइम पर आइएगा। सर अगर दोनों जीन्स काम करने स्टार्ट कर दिया ब्लैक और ब्राउन, हाँ उसको वो एरिक बनता है, उसको बोलते हैं, उसको कोडोमिनेंस बोलते हैं, बताऊंगा वो भी।